गुड मॉर्निंग बच्चे पार्टी। हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में डार्विन के अकॉर्डिंग जो नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस थी वो सारी चीज़ें कल देखी। उसके एडिशनल में एक रेप्लिका प्लेटिंग मेथड भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट रहेगा दैट इज लैमार्क ने क्या कहा, उसके बाद ह्यूगो डे व्रीज ने क्या कहा, उसके बाद हम हार्डी वेनगरबर्ग के प्रिंसिपल को देखेंगे रिलेटेड टू पॉपुलेशन। क्लियर। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ ब्रांचिंग जो डार्विन का मेन था, ठीक है, टू की कॉन्सेप्ट मैंने बोला था, इसको मार्क करके रखोगे तुम लोग। टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन इज ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर। इवन बिफोर डार्विन अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क का नाम भी ध्यान में रखेंगे, had said that evolution of life forms had occurred but driven by use and disuse of organs. He gave the example of giraffes who in an attempt to forage. अब इनका क्या है, लैमार्क जी की थ्योरी क्या कहती है कि जो लैमार्क जी की थ्योरी है वो ये कह रही है कि जो एक पीढ़ी में मतलब एक जनरेशन में किसी कंडीशन के लिए एडॉप्टेशन होती है, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो एक जनरेशन में ही अचीव हो जाती है एंड फिर वो इनहेरिट हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में। मीन्स ही वाज टॉकिंग अबाउट द एक्वायर्ड जेनेटिक्स। मीन्स एक जनरेशन में एडॉप्टेशन, एक ही जनरेशन। अब इसमें और डार्विन में कंपैरिजन कैसे हो जाएगा कि डार्विन कह रहे हैं कि स्लो प्रोसेस है, लैमार्क कह रहे हैं कि एक जनरेशन में एक्वायर्ड किया, यूज ऑफ ऑर्गन की, किस ऑर्गन को वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चैलेंज के लिए, और उससे उनमें वो एक्वायर्ड कैरेक्टर आ जाएंगे एंड वो फिर इनहेरिट हो जाएंगे। क्लियर। तो लैमार्क क्या कह रहे हैं, सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड बट ड्राइवन बाय use and disuse of organs. He gave the example of giraffes who in an attempt to forage leaves on tall trees had to adopt by elongation of their necks as they passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generation. Next generation में क्या हो गया, elongated character of neck. सर्वाइकल वर्टिब्रे जो नेक में प्रेजेंट है उनके स्ट्रक्चर में, उनके शेप एंड साइज में वो कह रहे हैं कि एफर्ट करने से एलोंगेशन आया एंड वो एक्वायर्ड कैरेक्टर उनके अंदर आया और वो इनहेरिट हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, सक्सीडिंग जनरेशन। Giraffes slowly over the years came to acquire long necks. Nobody believes this conjecture anymore. लैमार्क की थ्योरी को पता ही है तुम लोगों को, इतना ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिला, बट एक थ्योरी ये भी आई। इज इवोल्यू नाउ जो क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का, कि इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। इवोल्यूशन जो है वो प्रोसेस है या रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस है, इस पे पूरा एक ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर। तो इवोल्यूशन अगर हम लॉन्ग टर्म में स्टडी करें, लॉन्ग टर्म में स्टडी कर रहे हैं तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। क्लियर। लेकिन अगर हम इवोल्यूशन अभी हम जैसे ह्यूमन का फॉर्मेशन देखें या अभी हम लोगों ने डार्विन फिंचेस देखा, ठीक है, मार्सुपियल्स देखा, तो उनका फॉर्मेशन देखें तो वो क्या है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। तो इट इज जस्ट पर्सपेक्टिव कि किस डायरेक्शन में आप टॉक कर रहे हैं, क्या आप पॉइंट्स रख रहे हैं, उस केसेस से इवोल्यूशन एक प्रोसेस भी है और इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस का रिजल्ट भी है। द वर्ड वी सी इनएनिमेट एंड एनिमेट इज ओनली द सक्सेस स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। जो भी हम अपने सराउंडिंग में वर्ड्स देख रहे हैं, जो दुनिया बनी हुई देख रहे हैं, दैट इज द सक्सेस स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हुआ है ये तो पता है, चेंजेस हुए हैं काफी, मतलब कोई मैच ही नहीं है, कोई एक सिमिलरिटीज पे नहीं है, बहुत डाइवर्सिफाइड इवोल्यूशन है। क्लियर। एक सिंगल सेल से प्लांट वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, सब जर्मिनेट हुए, सब फॉर्म हुए हैं, सब इवॉल्व हुए हैं। तो इवोल्यूशन जो हमें सराउंडिंग में दिख रहा है वो क्या है बेटा, एक सक्सेसफुल स्टोरी है। इट मीन्स कि दैट इज अ रिजल्टेड एंड रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस, बट इवोल्यूशन रुक जाता तो एंड ही रिजल्ट हो जाता। यहाँ इवोल्यूशन रुक नहीं रहा है, इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज जस्ट विच पॉइंट ऑफ व्यू, कोई अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देता है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। क्लियर। तो इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस and as well as the result of a process.
On the other hand, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequences of a process called natural selection. We are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as process or and result of unknown process. अभी भी हम इस चीज को बहुत क्लियर नहीं कह सकते हैं कि इवोल्यूशन क्या है. इवोल्यूशन एक, वी आर स्टिल नॉट very clear whether the regard evolution and natural selection as process or end result of unknown process. हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है. इट डिपेंड्स कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, उस टाइम आप क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इवोल्यूशन को लेंगे. इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस का वर्क मैंने पहले भी बताया है कि इट इज रिलेटेड टू लाइक, देखो थॉमस माल्थस का वर्क क्या है कि सेम टाइम में जब स्टडी कर रहे थे डार्विन, उसी टाइम में पॉपुलेशन पे स्टडी करता हुआ एक पेपर पब्लिश हुआ माल्थस का, पहले भी बताया, ठीक है. अब माल्थस का जो अप्रोच था वो मैथमेटिकल अप्रोच था. एक पॉपुलेशन में वो फूड मतलब जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, जो जिसपे सर्वाइवल है, उसकी स्टडी कर रहे थे एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे थे. तो उन्होंने देखा एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ को शो कर रहा है, एक अरिथमेटिक ग्रोथ को शो कर रहा है. ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या हुआ, जैसे मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, एंड अरिथमेटिक 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2. तो ऑब्वियसली दोनों का जो रिजल्टेंट है उसमें चेंजेस हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस हैं, ठीक है. अब ये इस पे अगर डिपेंडेंट है, जो तुम्हारा फूड अवेलेबल फूड है उस पे पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, तो इनके बीच में कंपटीशन होगा, सर्वाइवल के लिए कंपटीशन होगा. जो ये प्रोडक्ट है इस पे इनकी डिपेंडेंसी है तो कंपटीशन होगा. तो डार्विन की स्टडी तक तो डार्विन ठीक थे कि हाँ वो स्टडी कर रहे हैं, इवोल्यूशन वो देख रहे हैं, बट वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इसको किस वे में रिप्रेजेंट करना है. तो माल्थस का इस पेपर की जब बातें आई, डार्विन की थ्योरी के साथ साथ माल्थस की पॉपुलेशन स्टडी की बातें आई, तो उस पे डार्विन को हिट हुआ एंड डार्विन ने वहां से नेचुरल सिलेक्शन को बेस किया कि नेचुरल सिलेक्शन भी एक इसी टाइप की चीजें हैं. कोई आपको पैरामीटर हुआ, कोई आपको चैलेंजेस आया, उसमें आप किस तरीके से कम्पिटिट करके सर्वाइव करोगे, क्लियर. तो फिर मतलब माल्थस के पॉपुलेशन एक्सपेरिमेंट ने डार्विन को एक हिंट दिया कि वो किस तरीके से अपनी जो रिसर्च है, जो एक स्कैटर्ड रिसर्च उन्हें दिख रही है, डिफरेंट टाइप की इवोल्यूशन दिख रहा है. ऐसा होता है ना कि आपको चारों तरफ नंबर्स दिख रहे हैं लेकिन आप उसको अरेंज नहीं कर पा रहे हो. सेम वे में डार्विन को अपनी थ्योरी दिख रही थी, डार्विन को इवोल्यूशन समझ में आ रहा था लेकिन वो उसको अरेंज नहीं कर पा रहे थे. तो थॉमस माल्थस के इस पॉपुलेशन स्टडी ने उनको इन्फ्लुएंस किया और उनको एक नेचुरल सिलेक्शन वाला उसको प्रॉपर अरेंज करने में हेल्प की. नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन certain observation which are factual, fact पे based है. For example, natural resources are limited, population are stable in size except for seasonal fluctuation, members of a population vary in characteristics. In fact, no two individuals are alike, even though they look superficially similar. मोस्ट ऑफ वेरिएशंस आर इनहेरिटेड etc. ये सारे पॉइंट तुम लोग को भी समझ में आते होंगे. ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं कि अब डार्विन को यही तो दिख रहा था, चारों तरफ यही चीजें थी. नेचुरल सिलेक्शन को अगर वो देख रहे हैं तो किसी फैक्ट के उस बेसिस पे देखेंगे, ठीक है. उसके एक इन्वायरमेंट, एक पॉपुलेशन की एक स्टेबल साइज, उनका माइग्रेट होना, उनका जेनेटिक ड्रिफ्ट होना, जीन पूल की स्टडी, ये सारी चीजें जो उस वक्त कनेक्ट नहीं हो पा रही थी वो वहां दिख रही थी, प्रेजेंट थी, ठीक है. क्या कोई वहां पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, वेरिएशंस इनहेरिट हो रहे हैं, इस तरीके की चीजें वहां ऑलरेडी एग्जिट कर रही थी. द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली. अब थियोरेटिकली फैक्ट क्या दिख रहा है कि पॉपुलेशन की साइज अगर सब फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो कैसे होंगे, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, क्लियर. एक्सपोनेंशियल बढ़ती ही जाएगी. If everybody reproduce maximally, this fact can be seen in a growing bacterial population. एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन में हम इसी तरीके से देख रहे हैं, वहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है.
लैग फेज, लॉग फेज, ठीक है, एंड उसके बाद डेक्स फेज। तो लॉग फेज जो है आपका जो बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्लियर। तो ऐसा सिचुएशन हमें कहाँ दिखता है? बैक्टीरियल पॉपुलेशन में। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइजेस इन रियलिटी आर लिमिटेड। बट ऐसा क्या हर एनिमल के केस में ऐसा तो है नहीं। हर एनिमल के केस में एक फिटेस्ट का लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है, एक लाइफ स्पैन का कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे, और एक सर्वाइवल का कि किसके जो लिमिटेड सोर्सेज हैं। जैसे अगर आज की डेट में बात करो तो रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों के लिमिटेड सोर्सेज की वजह से जो फैमिली प्लानिंग वगैरह हम लोग पढ़े हैं रिप्रोडक्शन में, वो उस पर डिपेंडेंट है ना। अगर फैमिली की अगर नंबर ऑफ चाइल्ड ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा हैं उस फैमिली में, तो ऑब्वियसली जो वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, रहने खाने से रिलेटेड हो, या कपड़े से समझ लो, एजुकेशन जो कि सबसे मस्ट है, इससे रिलेटेड है, तो उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। सेम वे में अगर हम नेचर में देखें तो नेचर में अगर सारी जो स्पीसीज हैं वो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन कर रही हैं, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करेंगी, तो उनकी ग्रोथ कैसी होगी? एक्सपोनेंशियल होगी। बट ऐसा नहीं है, एक कंस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, एक रिस्ट्रिक्शंस है, एक लिमिटेड ग्रोथ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑन अर्थ। अर्थ पे जिस तरीके की अवेलेबिलिटी थी उसी तरीके से पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर पॉपुलेशन में नंबर ऑफ स्पीसीज को ग्रोथ दिया गया, ना कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। बैक्टीरिया की तरह नहीं है एक्सपोनेंशियल। क्लियर। मीन्स दैट देयर हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। इज इट क्लियर? ध्यान से समझना इस सेंटेंस को। ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लोरिश। ठीक है, कुछ ही सर्वाइव करेंगे, और यहाँ पे दूसरों को क्या, जिनकी जान गई उनका क्या, वो उनकी जान गई तभी तो जो जिंदा है उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ देयर, जो उनकी डैमेजेस हुई, जो उनका लॉस हुआ, उसके कॉस्ट पे ही दूसरे सर्वाइव कर रहे हैं। The novelty and brilliant insight of Darwin was this: he asserted that variation which are heritable and which make resource utilization better for few. अब डार्विन क्या कहते हैं? डार्विन ने बहुत बड़ा कोई हाइपोथेसिस नहीं दे दिया था। डार्विन ने ऐसा भी नहीं कहा था कि जो वो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये लेबोरेटरी है, जो ये अर्थ की लेबोरेटरी में वर्क हो रहा है, जो इवोल्यूशन हो रहा है, हम नहीं जानते कि किस एरिया को हमने, उन्होंने तो जिस एरिया की स्टडी की उसके बारे में बात कर ली। जिस एरिया को हम नहीं देख पा रहे हैं, जहाँ तक ह्यूमन का रीच ही नहीं है, वहाँ पे किस तरीके की लाइफ इवॉल्व हुई होगी हम नहीं जानते, कुछ भी नहीं जान रहे। बट दिस इज अ पर्सपेक्टिव, दिस इज अ एक एंगल हो सकता है कि इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है, और किसी को भी अगर बेटर एंगल इससे पता है तो ही मोस्ट वेलकम। उन्होंने चैलेंज भी दिया और मोस्ट वेलकम भी किया कि आपको जो भी इससे बेटर अगर कोई थ्योरी दे सकता है तो वो दे। एंड वो 19th सेंचुरी के टाइम की बात है, और आज 21st सेंचुरी तक ही डार्विन की ये थ्योरी पूरी एक्सेप्टेड है। क्लियर? इसका मतलब जो डार्विन ने एजर्शन दिया था, उन्होंने एक एजर्शन दिया कि वेरिएशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, नेचुरल सेलेक्शन हो रहा है उस वजह से, एंड उसके बाद फिटनेस की वजह से वो इनहेरिटेड हो रहे हैं, चेंजेस हो रही है, एडॉप्टेशन हो रहा है। क्लियर? तो एडॉप्टेड टू हैबिटेट वाली चीजें उन्होंने फिर एक पूरी प्रॉपर थ्योरी को एक स्ट्रक्चर दिया। क्लियर? एंड विच मेक रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, adopted to habitat better will enable only those to reproduce and leave more progeny. तो कल जो एक पॉइंट आया था बेटा कि फिटनेस इज एंड रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार मोबाइल पे पढ़ाने में। पेंटा भी मैंने कनेक्ट किया है, कनेक्टर लाके, तो इसमें वर्क तो कर रहा है, बट पता है एरिया वगैरह की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। चलो तो क्या हो गया कि जो
एडॉप्टेशन करेगा, अब वो सर्वाइव करेगा, अब वो फिटनेस को यूज करके वो रिप्रोड्यूस होगा और उसके पॉपुलेशन में जो गिवन एरिया है उसमें उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। क्लियर है? ठीक है, तो will enable only those to reproduce and leave more progeny. Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a change in population characteristics and hence new forms appear to arise. सारी जो हम लोगों ने थ्योरी देखी उसमें यही लैमार्क के अकॉर्डिंग क्या है एक्वायर्ड जेनेटिक्स, डार्विन के अकॉर्डिंग क्या है नेचुरल सिलेक्शन एंड डिसेंडेंट्स को उन्होंने स्टडी किया। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन से उन्होंने फिटनेस को कनेक्ट किया एंड फिटनेस से उन्होंने ये बताया कि जो भी कैरेक्टर्स हैं अब वो इनहेरिट होंगे एंड वो नेक्स्ट जनरेशन में और भी ज़्यादा वेरिएशंस के साथ एडॉप्टेशन को फेवर करते हुए वो पास ऑन होंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का रहेगा दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन देखो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया बेटा, हम लोगों ने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया, केमिकल इवोल्यूशन हो गया, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स जो आए, अलग अलग तरीके के कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक, रिलेशनशिप देखा हम लोगों ने। और उस पूरी थ्योरी में अब जो है कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को समझने के लिए हमें पॉपुलेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा तुम्हारा ह्यूगो डिवरीज का कॉन्सेप्ट, इसमें आएगा तुम्हारा हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल आएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें स्टडी करना पड़ेगा। इसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेशिएशन अकर। स्पेशिएशन इज व्हाट? स्पेशिएशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो कोई भी न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा इसका मतलब उसका कोई डिसेंडेंट होगा। ठीक है, उस डिसेंडेंट से उसमें चेंजेस आएगा तो न्यू स्पीसीज का फॉर्म होगा। What is the origin of this variation and how does speciation occur? Even though Mendel had talked of inherited factor influencing phenotype, Darwin either ignored these observations or kept silence. Darwin और Mendel एक टाइम में थे, तुम लोग को पता है वो इस एक टाइमिंग की जो टाइमलाइन थे उस टाइम डार्विन की थ्योरी ज़्यादा सुनी भी जा रही थी और डार्विन ने खुद मेंडल की चीज़ों को ऑब्जर्व ही नहीं किया या इग्नोर किया क्योंकि इस चीज़ को उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूगो डिवरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज ब्रॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। अब ह्यूगो डिवरीज का पहले भी नाम आ चुका है साइंटिस्ट का बेटा म्यूटेशन की स्टडी के लिए। ठीक है, आइडिया ऑफ म्यूटेशंस कहाँ गया, मुझे ही नहीं दिखता है ना। ठीक है, आइडिया ऑफ म्यूटेशन लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली। अब ह्यूगो डिवरीज जी का क्या कहना है, ये आइडिया ऑफ म्यूटेशन को प्रीफर कर रहा है। आइडिया ऑफ म्यूटेशन क्या हो गया, मीन्स ठीक है, आइडिया ऑफ म्यूटेशन को की बात कर रहे हैं ये। आइडिया ऑफ म्यूटेशन कहाँ गए, ह्यूगो ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज। पहले तो इवनिंग प्राइमरोज का साइंटिफिक नेम नोट कर लो। इवनिंग प्राइमरोज का साइंटिफिक नेम ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना लिख दूं क्या मैं लिख। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, इस पे वर्क किया है ह्यूगो डिवरीज में। ऑप्शन में आ जाएगा लैमार्क और गलती हो जाएगी तो नोट डाउन कर लेना और स्टार मार्क लगा लेना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना इवनिंग प्राइमरोज पे ह्यूगो डिवरीज ने स्टडी की थी, म्यूटेशन की स्टडी की थी। क्लियर? अब ह्यूगो डिवरीज ऐसे ही सुन लो। ह्यूगो डिवरीज का मेन क्या पर्सपेक्टिव है, ह्यूगो डिवरीज ने नई थ्योरी ले आई कि जो भी हुआ है वो ऑल ऑफ सडन चेंज से हुआ है, एक सिंगल स्टेप
देखो यहाँ लिखा है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक सिंगल स्टेप पे कोई तो बड़ा म्यूटेशन हुआ है, जेनेटिक लेवल पे चेंज हुआ है और उसकी वजह से स्पेशिएशन हो गया, दिस इज नोन एज सॉल्टेशन। तो ह्यूगो डिवरीज की एक नई थ्योरी आ गई। डार्विन की थ्योरी और ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी में क्या डिफरेंसेस हैं? डार्विन क्या कह रहे हैं? नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं और वो एक स्लो प्रोसेस की बात कर रहे हैं। म्यूटेशन, ह्यूगो डिवरीज क्या कर रहे हैं? म्यूटेशन की बात कर रहे हैं एंड एक सडन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। बीइंग अ न्यू बायोलॉजिस्ट या मॉडर्न बायोलॉजिस्ट, हम लोग को पता है कि दोनों ही थ्योरी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही हैं। हम सब जेनेटिक्स पढ़ लिए हुए हैं, जीन पढ़े हैं, उधर इनहेरिटेंस पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ लिए हैं, प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं। तो हम सबको पता है कि अगर इवोल्यूशन में वेरिएशंस का रोल है तो इवोल्यूशन में म्यूटेशन का भी रोल है, सडन चेंजेस। लेकिन सडन चेंज इवोल्यूशन लाएगा या ये नहीं है? एक वाइल्ड टाइप की अगर कोई जीन है और उसकी एलील फॉर्म हुई है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की, तो वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, अब इसको ध्यान से सुनो, वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नेचुरली सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, इस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की, वो स्पीसीज को नेचुरल सिलेक्शन या इवोल्यूशन मिला है या नहीं। तो ह्यूगो डेवरीज की भी बात अपनी जगह सही है, वेरिएशंस के लिए म्यूटेशन रिक्वायर्ड है, म्यूटेशन की वजह से कोई नया कैरेक्टर अराइज कर सकता है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन को डिनाई नहीं किया जा सकता है। वो जो नया कैरेक्टर आया उसको नेचर ने सेलेक्ट किया या नहीं किया और वो आगे इनहेरिट हुआ या नहीं हुआ। तो दोनों की ही थ्योरी कहीं ना कहीं आपस में एक कहते हैं कि मिक्सचर की तरह, एक कॉकटेल की तरह जब देखेंगे हम, तब वो पूरी की पूरी इवोल्यूशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डार्विन की थ्योरी किस पे बेस्ड है? नेचुरल सिलेक्शन पे। ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी किस पे बेस्ड है? म्यूटेशन पे बेस्ड है। ठीक है, और हम सबको पता है कि म्यूटेशन जो है वो एक सडन चेंज को लाता है। क्लियर? सडन चेंज की वजह से कोई वेरिएशन आएगा एक पॉपुलेशन में और उसकी वजह से नई स्पीसीज फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? और डार्विन का वेरिएशन क्या कहता है कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, वेरिएशन होगा और चेंजेस होंगे धीरे धीरे। देख लेते हैं इसको फटाफट। ठीक है, लार्ज डिफरेंसेस अराइजेस सडनली इन अ पॉपुलेशन, ही बिलीव दैट इट इज अ म्यूटेशन विच कॉजेज इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन। कोई नॉट माइनर वेरिएशन किसने कहा था? डार्विन ने। ठीक है, माइनर वेरिएशंस की वजह से धीरे धीरे इवोल्यूशन आता है और वो इनहेरिट होगा, दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। अब म्यूटेशन सभी को पता है भाई, म्यूटेशन तो रैंडम होगा। कहाँ पे म्यूटेशन होगा, जीन का किस चीज में म्यूटेशन होने जा रहा है और क्या चेंजेस हो रहा है, ये तो पूरा एक रैंडम प्रोसेस है। रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, अब बेटा ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, mutations are random and directionless while Darwin variation are small and directional। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको मार्क कर लोगे। ठीक है, कहाँ चला गया यहाँ? ठीक है, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, दिस इज गिवन बाय ह्यूगो डिवरीज एंड डार्विनिज थ्योरी क्या कह रही है? वेरिएशंस, डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। एक रैंडम है, डायरेक्शनल लेस है, एक स्मॉल है और डायरेक्शनल है। इज इट क्लियर बेटा? इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल वाइल डिवरीज बिलीव्ड म्यूटेशंस कॉज स्पेशिएशन एंड हेंस कॉल्ड इट सॉल्टेशन। डायरेक्ट आपको शॉर्ट नोट आता है, सीबीएसई में आता है बेटा, सॉल्टेशन से रिलेटेड कि व्हाट इज सॉल्टेशन। द सॉल्टेशन इज अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन प्रोसेस, मतलब एक स्पीशीज का बनना जस्ट बिकॉज ऑफ सडन चेंज, दैट इज नोन एज सॉल्टेशन। क्लियर? स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा दैट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन स्टडी। ठीक है, बट अभी बेटा आपको कुछ एडिशनल चीजें पॉपुलेशन से पहले हम बता दें जो आपको नोट डाउन करनी है। एक तो लैमार की बुक, ये मैंने बेसिक्स में कहीं पे पहले भी बताई है कि फिलॉसफी जूलॉजिक, ये लैमार की बुक है। लैमार की थ्योरी को भले ही डिनाई किया गया है लेकिन उसको भी मानने वाले एक लोग, एक पूरा झुंड है। ठीक है, एक साइंटिस्ट के ग्रुप है जो उनको भी फेवर करते हैं। तो आपको ये नोट डाउन करना है। फर्स्ट फिलॉसफिक जूलॉजिक बुक है लैमार की, जिसमें उन्होंने इवोल्यूशन की बात की थी। ठीक है, क्या कह रहे थे लैमार? ओरिजिनल शॉर्ट नेक एंसेस्टर हैं, कीप स्ट्रेचिंग नेक टू रीच लीव्स हायर अप ऑन द ट्री एंड स्ट्रेचिंग, कीप स्ट्रेचिंग। और एक ही जन्म में उन्होंने सब कुछ थ्योरी दे दी कि गर्दन जिराफ की लंबी होगी। एंड स्ट्रेचिंग अंटिल नेक
बिकम्स प्रोग्रेसिवली लॉन्गर, और जिन्होंने ये मेहनत की वो लंबे गर्दन वाले जिराफ में कन्वर्ट हो गए और वो सरवाइव किए, जिन्होंने ये मेहनत नहीं की वो सारे के सारे खत्म हो गए। क्लियर? तो ड्राइवन बाय द इनर नीड, एक नीड की जरूरत, एक नीड की वजह से, एक जरूरत की वजह से एक ऑर्गन सिस्टम में या एक ऑर्गन के यूज एंड डिसयूज, मतलब यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड थी लैमार्क की थ्योरी। क्लियर? ये ब्रांचिंग डिसेंडेंट जो डार्विन ने दिया था उसके लिए समझने के लिए एक फिगर समझ लो। ठीक है, कल आया था नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंडेंट। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं हर स्पीसीज में देख रहे हो कि एक डिसेंडेंट से कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। अगर हम इस तरीके से बैक जाते रहे तो हमें मिलेगा कि सभी एक पर्टिकुलर सिंगल सेल से कनेक्टेड है। ठीक है, लैमार्किस एनिमल्स डेवलप स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स दे नीड टू अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट। क्लियर है? दोज कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। एडॉप्टेशन हुआ, एक्वायर्ड कैरेक्टर हुए, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द नीड उन्होंने जो एक ऑर्गन को यूज करने की एक पे हिट करते रहे, उसकी वजह से वो कैरेक्टर उनमें आ गया और वो आगे इनहेरिट हो गया। ठीक है, हार्डी वियनबर्ग के लिए ये हार्डी वियनबर्ग है पॉपुलेशन स्टडी के लिए। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। ठीक है, स्पेशिएशन, अगर हम स्पेशिएशन की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज स्पेशिएशन? स्पेशिएशन मीन्स स्पीसीज का फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज और रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्पीसीज। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी डील करती है दो स्टेजेस में मेनली, ब्रॉडली, दैट इज मैक्रो इवोल्यूशन एंड माइक्रो इवोल्यूशन। अब मैक्रो इवोल्यूशन क्या हुआ, जब हम एक लॉन्ग टर्म में, जैसे अभी ये डिसेंडेंट वाला दिख रहे हो, तो ये एक लॉन्ग टर्म में हम एंसेस्ट्री एनालिसिस कर रहे हैं, पूरा एंसेस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि किससे किससे हम अटैच, किससे किससे हम जुड़े हुए हैं और कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है। तो दैट इज मैक्रो इवोल्यूशन, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हो गया उसका, एंड दिस इज नोन एज फाइलोजेनेटिक्स। नाउ पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज व्हाट, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया में, गिवन एरिया में, एक पूरे जियोग्राफिकल एरिया में हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, मतलब वहां पे वेरिएशंस ऑफ स्पीसीज होगा, या हम किसी पर्टिकुलर स्पीसीज पे फोकस कर रहे हैं, तो उस स्पीसीज की उस पॉपुलेशन में कैसे कैसे स्टडी कर रहे हैं। जैसे जस्ट सपोज हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग में वेरिएशंस हैं, कि वो अफ्रीकन है, एशियन है, ब्रिटिश है, किस तरीके का वो दिख रहा है, पूरा निग्रो दिख रहा है। हम लोग जो जेनेटिक्स में भी देखे थे कि स्टडी किए थे, वहां पे भी हमने देखा था कि तो ह्यूमन बीइंग किस तरीके का अपीयरेंस को शो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं, एक छोटे लेवल पे, अब इवोल्यूशन हम नहीं देख रहे हैं, निएंडरथल से ह्यूमन का कैसे कनेक्शन है, वो सारी चीज हम नहीं देख रहे हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन को नहीं देख रहे हैं। तो जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं तो दैट इज मैक्रो इवोल्यूशन। जब हम एग्जिस्टिंग एक पॉपुलेशन में डिफरेंट फॉर्म को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज माइक्रो इवोल्यूशन। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड फाइलोजेनेटिक्स, ध्यान रखोगे इस चीज को। मैक्रो इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फाइलोजेनेटिक्स एंड माइक्रो इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो जो हार्डी वियनबर्ग के लॉ आएंगे, जो हार्डी वियनबर्ग की फ्रीक्वेंसी स्टडी है कि एक पॉपुलेशन में किस तरीके की फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, क्या हो सकता है, उसके क्या रोल है, उसके क्या एजम्पशन है, ये सब किस चीज पे बेस्ड है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे। क्लियर है बेटा? ठीक, अब ये एक ग्राफ है जो तुम लोगों के बुक में भी है, महाराष्ट्र बोर्ड में भी है, कि नेचुरल सिलेक्शन का किस तरीके से, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसका एक एनसीईआरटी में भी ग्राफ दिया हुआ है, बहुत ही क्लियर इमेज नहीं है, बट समझो यहाँ पे, जैसे ये दिस वन इज सेंटर, एक मेन ग्राफ लिया। ठीक है, ये सेंटर में, इसमें सेंटर में एक पीक दिख रही है तुम्हें, एकदम मिड में पीक दिख रही है। इट मीन्स कि पॉपुलेशन किसको फेवर कर रही है या इन्वायरमेंट। देखो अब इसको दो लेवल पे हम स्टडी कर सकते हैं, या तो पॉपुलेशन के लेवल पे स्टडी कर ले या पूरे अर्थ के लेवल पे स्टडी करें इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। तो जो अर्थ पे नेचर में बायोम प्रेजेंट है, मतलब पूरे बायो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो मिड कंडीशन को प्रिफर कर रहे हैं। ठीक है, एक मिड कंडीशन, एक
मीडिएटर जोन में वो ग्रो कर रही हैं, ठीक है, ना ही बहुत हाई कंडीशन पे है, ना ही बहुत लो कंडीशन पे है, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस, तुम्हें एक्स एक्सिस पे कंडीशन समझ लो एंड वाई एक्सिस पे जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप कैसे वो ग्रो कर रहे हैं उस चीज को एक नंबर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेन ग्राफ है हमारा वो एक पीक को शो कर रहा है जो कि मिड में है, क्लियर। अब एक इसी पीक पे अगर ग्रोथ होती रहे, मिड पे ही ग्रोथ होती रहे, तो एक नैरो पीक बन जाएगी, मिड पे एक नैरो पीक बन जाएगी, ठीक है। इट मीन्स कि उसी एरिया में ग्रोथ नेचुरल सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है और उसी चीज को फॉलो कर रही है पॉपुलेशन, इंडिविजुअल उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो तुम्हारा कौन सा ग्राफ बनेगा, स्टेबलाइजिंग ग्राफ, मतलब जो मिड की सिचुएशन थी वो स्टेबलाइज्ड हो गई है एंड स्टेबलाइजिंग ग्राफ बन गया। तो मिड वाले ही पोर्शन में आपको क्या दिखेगा, मिड पॉइंट नैरो हो जाएगा, ठीक है। पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, बढ़ता जा रहा है और नैरो होता जा रहा है, क्लियर। एक तो ये चीज हो गई। तो फर्स्ट ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्लियर। जो कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल्स या पॉपुलेशन प्रिफर कर रही थी ग्रो करना, वही कंडीशन स्टेबलाइज हो गई और वो पॉपुलेशन अब उसी में सिर्फ ग्रो कर रही है, तो एक नैरो पीक बनती जाएगी उसी पोजीशन पे। नाउ सेकंड में क्या है, जिस कंडीशन में वो ग्रो कर रही है वहां से शिफ्ट हो रहा है, ठीक, किसी एक कंडीशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जब शिफ्टिंग होगी दैट इज डायरेक्शनल। जो भी नेचुरल सिलेक्शन के लिए पैरामीटर आया, जस्ट सपोज अब जो यहाँ पे स्पीसीज मिड में ग्रो कर रही थी उनको ऑल ऑफ सडन धीरे धीरे एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर हाई की तरफ जा रहा है। तो एडॉप्टेशन उनमें कैसा आता जाएगा, कौन अब सर्वाइव करेगा, जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं वो सर्वाइव करेंगे। तो आपको एक डायरेक्शनल शिफ्ट दिखेगा। तो उस पीक में, उस नेचुरल सिलेक्शन में आपको क्या दिखा, डायरेक्शनल शिफ्ट। अब इसमें देखो तुम्हें हाई की तरफ, मिड से हाई इस तरफ से राइट साइड में शिफ्टिंग दिख रही है, क्लियर। यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अब तुम समझ सकते हो कि डायरेक्शनल जो है वो दूसरे डायरेक्शन में भी हो सकता है एनवायरनमेंट में लोअर टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की यहाँ एग्जांपल दें तो हायर टेम्परेचर पे ग्रो करने की बात हुई तो हायर साइड में शिफ्ट कर गया पॉपुलेशन। टाइम लगेगा इसमें, एकदम से नहीं, ठीक है, जस्ट बैकग्राउंड में नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है। तो अब अगर हम लोअर टेम्परेचर की बात करें तो कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, एक वो जो इस लोअर एरिया में ग्रो कर रहे थे, ठीक है, लोअर टेम्परेचर के साइड ग्रो कर रहे थे, एंड दूसरे वो जो इनमें से वेरिएशंस रखते होंगे कि वो लोअर टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये पीक जो आपकी राइट साइड में शिफ्ट हुई थी ये इसी डायरेक्शनल ग्राफ में इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, क्लियर। तो एक ये भी हो सकता है डायरेक्शनल, क्लियर। तो डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। यहाँ पे इस ग्राफ में हम 2 डायरेक्शनल देख सकते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड। मिड में है, मिड से या तो राइट शिफ्ट हो जाए या तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनल मेथड, ठीक है। अब नाउ थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, डिसरप्टिव। डिसरप्टिव कैसे है, जस्ट आप इसको इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि ये जो आपकी पीक मिड वाली कंडीशन थी, यही मिड वाली कंडीशन धीरे धीरे कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रहा है और ये मिड कंडीशन के लोग पॉपुलेशन खत्म होने लगी, ठीक है, ये पॉपुलेशन खत्म होने लगी, ये मिड कंडीशन अब नहीं प्रेजेंट है। तो इस तरीके के ग्राफ में क्या हुआ, आपको 2 पीक मिलने लगी, ठीक है, 2 पीक मिल रही है, एक पीक ये हो गई एंड एक पीक ये हो गई। एक पीक आपकी कहाँ जा रहा है, एक पीक आपकी ये बनी एंड दूसरी पीक आपकी ये बन रही। मीन्स डिसरप्टिव किस केस में होगा, जिसमें मिड में जहां पे ग्रोथ ज्यादा हो रही थी कुछ ऐसा एनवायरमेंटल चेंजेस आया कि मिड को फेवर नहीं कर रहे हैं। अब पूरा खत्म भी नहीं हुआ है मिड, पूरा मिड शिफ्ट कर जाता तो डायरेक्शनल हो जाता। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिड कंडीशन डिस्ट्रॉय हो रही है, मिड कंडीशन खत्म कम होने लगी एंड जो पॉपुलेशन है उसमें 2 पीक दिख गई। डायरेक्शनल वाला ही समझ लो, तो एक उसमें डिवाइड हो गए जो लोअर पे ग्रो कर रहे थे, एक उसमें डिवाइड हो गए जो हायर पे ग्रो कर रहे थे, और एक उसमें अभी भी सस्टेन किए हुए हैं जो मिड कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का ग्राफ आपका बन गया, लाइक दिस,
इज इट क्लियर? तो दिस इज डिसरप्टिव टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, जो पीक थी उस पीक की ही जो रिक्वायरमेंट थी जिसपे वो पीक फॉर्म हो रही थी वो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, वो रिसोर्सेज खत्म हो गए। तो अब जो स्पीसीज यहाँ पे सरवाइव कर सकती है वो एदर लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली, बट अलोंग विथ द मीडिएटर वो प्रेजेंट है। तो जो ग्राफ आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस तरीके से आपको दो पीक मिलेगी, ठीक है। तो दैट इज डिसरप्टिव। क्लियर है? ठीक है, तो यही ग्राफ यहाँ पे भी आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ दिख रहा है सिलेक्शन अगेंस्ट एन एक्सट्रीम, शिफ्टिंग दिख रहा है। पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन, ओरिजिनल पॉपुलेशन, यहाँ शिफ्टिंग हो गई। सिलेक्शन अगेंस्ट बोथ एक्सट्रीम, ठीक है। तो बोथ एक्सट्रीम कंडीशन मतलब किसी चीज का बोथ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, या तो लोअर या तो हायर, तो बोथ एक्सट्रीम कंडीशन। और उसके अगेंस्ट में सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, मिड पॉइंट पे सिलेक्शन हो रहा है। तो पीक आपको कैसे मिल रही है, नैरो, दैट इज स्टेबलाइजिंग। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। सिलेक्शन अगेंस्ट एन एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम के अगेंस्ट में सिलेक्शन हुआ तो डायरेक्शनल, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। सिलेक्शन अगेंस्ट बोथ एक्सट्रीम, तो आपको पीक मिलेगी, नैरो पीक मिलती जाएगी। ओरिजिनल पॉपुलेशन आपको डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। नाउ सिलेक्शन अगेंस्ट द मीन, जो मीडियन था, मीन सेंटर में ग्रो कर रहा था उसके अगेंस्ट में, तो नेचुरल जो पॉपुलेशन है आपकी इसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, आप जो दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है उस एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने वाले पॉपुलेशन की पीक दिखेगी। तो दो तरीके की पीक दिख रही है, एक लोअर साइड की, एक हायर साइड की। क्लियर? एंड ओरिजिनल पॉपुलेशन, तो दिस इज डिसरप्टिव काइंड ऑफ सिलेक्शन। क्लियर है? ठीक है, यहीं पे ओवर कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ जेनेटिक पूल के जीन से रिलेटेड फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल्स देखेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी डाउट होगा पूछना तुम लोग।